हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्नि बैच के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए स्टेज 1 सेक्शन 2 मैथमेटिक्स के चैप्टर सीक्वेंसन सीरीज को। यह सीक्वेंसन सीरीज का लेक्चर 2 होगा। इससे पहले हमने सीक्वेंसन सीरीज पे एक और भी लेक्चर्स को दिया है, तो जिन्होंने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फर्दर जो हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे सीक्वेंसन सीरीज से रिलेटेड, उसको हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे देंगे वो क्वेश्चंस भले ही थोड़ा सा बड़ा होगा क्वेश्चंस, लेकिन अगर आप उन सभी क्वेश्चंस को सीख लेते हैं और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट हम आपको बताते हैं वो आपको रिमेंबर रहता है, उसको आप अच्छे से जान लेते हैं, सीख लेते हैं, तो डेफिनेट तौर पर जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपको जरूर बन पाएगा, वो आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, देखिए आप बच्चों का कहना होता है कि सर क्वेश्चंस थोड़ा सा बड़ा होता है, क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट दीजिए। तो देखिए, क्वेश्चंस बड़ा है इस कारण से क्योंकि हम क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको कंसेप्ट बताना चाहते हैं, कंसेप्ट को रिमेंबर करना चाहते हैं। जितने कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा उसको हम दोबारा से रिवाइज करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस कारण से एक एक क्वेश्चंस में हम आपको 2-3 कंसेप्ट सिखाने का प्रयास करते हैं, सो क्वेश्चंस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि आपको ये हमें इतना टाइम लग रहा है बनाने में तो फिर एग्जामिनेशन में हम कैसे बना पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं अगर आप उसको बनाते हैं, जो आपको इतना करने के बाद जो आपको एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसको आप देखते ही बना पाइएगा, ये हमारी गारंटी है। और ये आप खुद भी महसूस कीजिएगा जब आप हमारे सारे लेक्चर्स को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से सीख लीजिएगा उसके बाद। ठीक है, जो भी बुक्स है उसको भी बनाते रहिए, और जो भी हमारे द्वारा लेक्चर्स है प्रीवियस बैचेस के अभी जो चल रहे हैं वो बैचेस के, अग्नि बैचेस के, इन सारे लेक्चर्स को देखिए, सारे क्वेश्चंस को बनाइए जो आपके पास बुक्स हैं उससे रिलेटेड। इतने करने के बाद आपके सिलेक्शंस एकदम एक बेहतरीन लेवल की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि 1/q + r, 1/r + p, 1/p + q आर इन AP। ये क्या है, AP में है। ठीक है, क्या है, AP में है। तो कहा जा रहा है कि PQR इन AP, 1/p 1/q 1/r इन AP, या फिर P² Q² R² इन AP, या फिर P + Q + R इन AP। ठीक है, तो देखिए आपको ये जो गिवन वैल्यू है ये आपको एपी में दिया जा रहा है, तो अगर आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वैल्यू अगर हमारा ए बी सी अगर क्या है एपी में है, तो हम यहाँ से b - a = c - b हम लिख सकते हैं, और जो कि किसके बराबर होता है, कॉमन डिफरेंस डी के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने एपी में पढ़ा होगा, कंसेप्चुअल है, ये क्या है आपके कंसेप्ट है। ठीक है, जो कि एपी में आपको पढ़ना है कि जो दो नंबर के जो डिफरेंस होते हैं, एपी के दो कंसेक्यूटिव नंबर के जो डिफरेंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है कि जब हमारे पास 1/q + r + 1/r + p + 1/p + q अगर AP में है, तो हम लिख सकते हैं 1/r + p - 1/q + r = 1/p + q - 1/r + p। ठीक है, हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो हम देख सकते हैं सॉल्व करने के लिए कि ये जो आपका वैल्यू है 1/r + p, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 2 क्या हो गया, r + p, क्या हो गया 2/r + p = 1/p + q प्लस में 1/q + r। ठीक है, आप इसको क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। आप क्या कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा q + r प्लस में क्या हो जाएगा p + q अपॉन p + q। एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ये पेज किसके लिए है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा कि 1/p, आप सिंपली यहाँ से भी एलसीएम लेके इस दोनों को बना सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम लीजिए यहाँ से, और इन दोनों का एलसीएम लीजिए यहाँ से, तभी आप इसको बना सकते हैं। चलिए इसी तरह से आपको बनाकर दिखाते हैं दोनों का एलसीएम लेके। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारा r + p, और यहाँ पे हो जाएगा q + r। ठीक है, ये दोनों एलसीएम में आ जाएगा। मार्कर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका q + r माइनस टाइम्स ऑफ r - p = नीचे हो जाएगा p + q इंटू में r + p। ये आपका हो जाएगा r + p - p - q। तो p से p कट गया, और यहाँ पे क्या कट रहा है, यहाँ से r से r कट जाएगा, r + p दोनों साइड से कट जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर बच जाएगा हमारा q - p। क्या बचेगा, q - p अपॉन क्या है, अपॉन q + r। ठीक है, ये हमारा इधर साइड बच रहा है, और राइट हैंड साइड में हमें मिल रहा है r - q। क्या हो गया, r - q अपॉन क्या हो जा रहा है नीचे, p + q। ठीक है, ये हमारा बच जा रहा है। इसको क्या करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा देख सकते हैं कि p + q और क्या है q - p, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ p²। क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो p - q और p + q क्या हो जाएगा, a + b और a - b। तो ये क्या हो जाएगा, p² - q² इक्वल टू, यहाँ पे क्या आपका r - q है, और यहाँ पे क्या है r + q है। आप सिंपली इसको
अगर माइनस कॉमन लेंगे या फिर सिंपली अब आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेके कर रहे हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा और यह हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें कुछ रिलेशन मिल रहा है क्या, चलिए यहाँ से हमें मिल रहा है कि 2 इंटू क्यू स्क्वायर, अगर इस क्यू स्क्वायर को इधर हम ले जाएं राइट हैंड साइड में, तो 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। और ये दिख रहे हैं आपको, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये आपको क्या दिख रहा है, अगर आपने सही से पढ़ा होगा प्रीवियस लेक्चर्स को देखा होगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये पी स्क्वायर कॉमा क्यू स्क्वायर कॉमा आर स्क्वायर क्या होंगे, एपी में होंगे। अगर ये हमारे एपी में होंगे तो क्या होगा, मिडिल वाले का 2 टाइम्स बराबर होगा सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के। जैसे हमने आपको बताया था कि ए बी सी अगर क्या है एपी में है, ए बी सी अगर एपी में है, तो यहाँ से तो एक तो वैल्यू आपको हमने बताया था कि 2 कंडीशन यहाँ पे हमने आपको बताया था, एक पहला तो बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा कॉमन डिफरेंस डी के बराबर होता है, और दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, या फिर अगर इसी को आप सॉल्व कीजिएगा ए एम से, अर्थमेटिक मीन से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं अर्थमेटिक मीन से क्या हो जाता है कि 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस सी के, 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है ए प्लस सी के। तो यहाँ से देखते हैं जब हमारा 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी के बराबर हो जाएगा यानी कहने मतलब 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का सम के बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि हमारा ए बी सी क्या होंगे एपी में होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये जो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर है ये क्या है एपी में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन हो गए। तो देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा दिए जाते हैं, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जहाँ कि आपको इस तरह के रिलेशन फाइंड करना होता है, या फिर कभी कभी नंबरिंग आपको कोई 2 नंबर दे देता है यहाँ पे और कोई तीसरा नंबर पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दे दे और यही नंबर पूछ ले, ऐसा भी दिया जाता है। तो ये आपको वहाँ पे बनाना है इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है कि लेट A1 A2 A3 क्या है, ये एपी में है, तो इनका सम क्या है पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर के बराबर है, जहाँ पे पी नॉट इक्वल टू क्यू है, ठीक है, जहाँ पे पी नॉट इक्वल टू क्यू है। देन फिर कहा जा रहा है कि A6 अपॉन A21 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, यानी A6वां टर्म और अपन A21वां टर्म का वैल्यू क्या होगा, यानी का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमें दिया जा रहा है हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो क्यू टर्म का हमें A1 A2 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 A3 कहाँ है अप टू AP तक, यानी P टर्म्स के क्या दे रहे हैं हमें सम दिया जा रहा है। तो P टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे, N टर्म्स का सम कैसे होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो P टर्म्स का क्या हो जाएगा P/2 इंटू 2a, यानी फर्स्ट टर्म A1 यह दिया गया है A1, तो 2 इंटू A1 प्लस n-1 यानी P-1 इंटू डी क्या है कॉमन डिफरेंस, हम क्या करते हैं एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नीचे क्या है Q टर्म्स का सम है, तो Q/2 इंटू 2a1 प्लस Q-1 इंटू डी, ठीक है, Q-1 इंटू डी, ठीक है। चलिए ये किसके बराबर है, ये आपके पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर के बराबर है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे दोनों जगह आप डी ही कॉमन डिफरेंस क्यों ले सकते हैं, क्यों हम इसके लिए ले सकते हैं क्योंकि A1 A2 A3 क्या है एक सिंगल एपी हो और दोनों एक ही एपी के लिए कॉमन डिफरेंस तो हमेशा सेम ही होगा, भले उसके आप अलग अलग 2 बार उनके डिफरेंट टर्म्स के सम को निकालिए, लेकिन कॉमन डिफरेंस तो हम सेम ही लेंगे और फर्स्ट टर्म भी हम सेम ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, पी से पी कट जाएगा और क्यू से क्यू कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से P से P कट गया है, Q से Q कट गया, 2 से 2 कट गया, तो वैल्यू क्या हो गया हमारा, वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू, ये 2 इंटू A1 क्या हो जाएगा 2 इंटू A1 प्लस P-1 इंटू डी अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू A1 प्लस Q-1 इंटू डी इज इक्वल टू P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन Q हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से इसमें से क्या करेंगे हम 2 कॉमन ले लेंगे। अब जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा A1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा P-1 अपॉन 2 इंटू डी, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नीचे फिर हम क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा Q-1 अपॉन 2 इंटू डी हो जाएगा इक्वल टू P अपॉन Q है, जहाँ पे 2 से आप 2 को काट दीजिए, क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे बच जाएगा हमें A1 प्लस P-1 अपॉन 2 इंटू डी अपॉन A1 प्लस Q-1 अपॉन 2 इंटू डी इज इक्वल टू P/Q, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको निकालना है A6 और A21, क्या निकालना है A6 और A21, यानी अगर हम क्या करें 6वां टर्म अपॉन 21वां टर्म का आपको क्या निकालना है रेशियो निकालना है, ठीक है। तो 6 यानी A6वां टर्म यानी 6वां टर्म और 21वां टर्म को हम लिख कैसे सकते हैं, अगर इसको समझेंगे हम थोड़ी देर के लिए। हम बात करें A6 के बारे में, तो A6 को हम कैसे लिखेंगे, A6 को लिख सकते हैं पहला टर्म A1 प्लस 6वां टर्म यानी 6-1 यानी 5 इंटू डी, ठीक है, क्या लिखेंगे 5 इंटू डी, ये हमारा A6 को लिखेंगे। A21 को कैसे लिखेंगे A1 प्लस 21-1 यानी 20 इंटू डी,
ये A6 और A21 को लिखने का तरीका है, ठीक है। हमें निकालना है A6 अपॉन A21 का वैल्यू, A6 अपॉन A21 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो हमें निकला है, ये जो हमारा निकला है वैल्यू, इसी को हम यूज करके इनके रेशियो को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार कॉमन क्वेश्चन है, ये हमेशा दिए जाते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिया जाए तो आपको पहले वाले वैल्यू से ही क्या करना पड़ता है, दूसरे वाले का वैल्यू निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि A1 है, क्या है, A1 है अपॉन क्या है, A1 है प्लस में P-1 अपॉन 2 इंटू डी है, और नीचे क्या है, A1 है प्लस Q-1 अपॉन 2 इंटू डी है, और यहाँ पे क्या है, P अपॉन Q है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम A के जगह पे, सॉरी A के जगह पे नहीं, यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे हम P के जगह पे अगर हम 11 डाल दें, ठीक है, और Q के जगह पे क्या करते हैं 41 डाल दें, P के जगह पे 11 और Q के जगह पे 41 डाल दे, तो देखिएगा हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमारा A1 का A1 हो जाएगा, और यहाँ पे P के जगह पे 11-1 कितना होता है 10, 10 अपॉन 2 कितना होता है 5 इंटू डी हो जाएगा। नीचे A1 प्लस Q-1 यानी 41-1/2, 41-1 40/2, 40/2 कितना होता है 20 होता है, 20 इंटू डी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये P का वैल्यू 11 और Q का वैल्यू 41। तो आप देख सकते हैं कि ये A1 प्लस 5D अपॉन A1 प्लस 20D इक्वल टू 41, 11 अपॉन 41, और ये क्या है हमारा वैल्यू, ये वैल्यू है हमारा A6 के बराबर, ठीक है। ये वैल्यू किसके बराबर है हमारा, ये वैल्यू A6 के, और ये किसके, A21 के। तो ये हमें मिल गया A6 अपॉन A21 इज इक्वल टू 11 अपॉन 41, क्या हो गया 11 अपॉन 41 हो गया। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, सॉरी ये नहीं है, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें बनाने में समय लग रहा है, क्यों, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे। अगर खुद से बनाना था तो देख सकते हैं कि एक बार बनाने के बाद कितना आसानी से और कितना जल्दी बन पाएगा, ठीक है। देखिए ये आपको हमने इसको कैसे बनाकर बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा जा रहा है कि 1/√10 माइनस √9 माइनस 1/√11 माइनस √10 प्लस 1/√12 माइनस √11, इसी तरह अप टू आगे तक किया गया हुआ है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि ये किसके बराबर होंगे, इज इक्वल टू, इनका सम किसके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या कीजिए, पर्टिकुलर टर्म को रेशनलाइज कर दीजिए, पर्टिकुलर टर्म को रेशनलाइज कर दीजिए, और देखिए हमें रेशनलाइज करने के बाद क्या मिल रहा है। तो जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, ऊपर अगर 1/√10 माइनस √9 को रेशनलाइज करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, √10 प्लस √9 अपॉन √10 प्लस √9। तो यहाँ पे हो जाएगा √10 प्लस √9, और नीचे हो जाएगा 10 माइनस 9, क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला वैल्यू 1 हो जाएगा, तो √10 प्लस √9 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम सारे टर्म्स को रेशनलाइज करेंगे और यहाँ पे लिखते चलेंगे। तो अब देख सकते हैं कि जब हमें √10 माइनस √9 का वैल्यू √10 प्लस √9 आया है, तो उसी प्रकार सेम पैटर्न पे सब चले जाएंगे। तो ये होगा √10, क्या हो जाएगा √10 प्लस √9, और क्या हो जाएगा, और यह जाएगा फिर माइनस का साइन लगेगा, √11 माइनस √10, ठीक है, क्या हो जाएगा √11 माइनस √10 प्लस √12 प्लस √11 माइनस अप टू आगे तक जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, √121 माइनस √120, ठीक है, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ टर्म आपको करता हुआ दिखेगा, कुछ टर्म आपको यहाँ पे करता हुआ दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि √10 से √10 कट गया, 11 से 11 कट गया, ठीक है। इसी तरह 12 से आगे वाला 12 कट जाएगा, ठीक है, 12 से क्या हो जाएगा, आगे वाला 12 कट जाएगा, और क्या होगा फिर यहाँ पे जो 121 से पहले, 121 से पहले क्या होगा, यानी इस टर्म से पहले टर्म कौन सा होगा, इस टर्म से पहले वाला टर्म होगा हमारा √, क्या हो जाएगा √, आपका क्या हो जाएगा √, ये आपका हो जाएगा 121 से जस्ट पहले वाला, तो ये आपका हो जाएगा √120, क्या हो जाएगा 120 माइनस में √121 के बाद कितना होता है, 20 के बाद होता है आपका एक पीछे वाला, जैसे आपका 12 है तो 11 लिए हैं तो 120 लेंगे तो एक से कम, यानी 119, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जब इसका आप रेशनलाइज कीजिएगा तो क्या आएगा, इसका रेशनलाइज करने के बाद 120 माइनस √119 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस 120 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 120 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कट जाएगा और ये 119 इससे पिछले वाले वैल्यू से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमें क्या बच जाएगा वो देख लीजिए। तो यहाँ पे हमें बच जाएगा, ये भी कट जाएगा, वैल्यू बच जाएगा हमारे √9 माइनस √121, 9 का वैल्यू क्या होता है 3, और 121 किसके बराबर होता है, ये 11 का रूट बराबर होता है। तो ये 3 माइनस 11 कितना होगा, -8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से भी बना के पूछा जा सकता है। हो सकता है यहाँ पे 10, 9 ना लेके कुछ दूसरा नंबर ले लिया जाए, लेकिन अप्रोच सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ अर्थमेटिक मीन ए एंड बी आपको दिया गया है, अगर इफ़ अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी का अर्थमेटिक मीन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए a⁴n+1, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाइए, इसको अच्छा कर लेते हैं। a⁴n+1 प्लस में b⁴n+1 अपॉन में a⁴n प्लस b⁴n। तो आपको वैल्यू बताना है n का,
क्या बताना है आपको, एन का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन समझिएगा, यदि अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी का अर्थमेटिक मीन आपको यह दिया जा रहा है तो आपको एन का वैल्यू बताना है। क्या होगा, एन का वैल्यू आपको बताना है। कैसे बनाइएगा आप इस क्वेश्चन को, कैसे बनाइएगा, ठीक है। देखिए आपको पता है, आपको क्या पता है कि अर्थमेटिक मीन जो होता है, अर्थमेटिक मीन ए एम जो होता है, ए एम बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। जो अर्थमेटिक मीन होता है ए एंड बी का बीच का, उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं ए प्लस बी बाई टू। अर्थमेटिक मीन जो होता है ए एंड बी के बीच का, उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं ए प्लस बी बाई टू, यानी दो नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, दोनों नंबर का सम अपॉन टू, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अब आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, ए प्लस बी के बराबर लाना है, ए प्लस बी अपॉन टू के बराबर लाना है। और ये कब पॉसिबल होगा, ये किस एन के वैल्यू पे ये हमारा पूरा टर्म ए प्लस बी अपॉन टू के बराबर होगा। देखिए आप इसके एक जो कन्वेंशनल मेथड होगा कि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे, और तब क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए और वहाँ से एन का वैल्यू फाइंड कीजिए। बिल्कुल आप ऐसे एन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचिएगा, अगर दिए हुए ऑप्शन में से ऑप्शन यूज कीजिएगा तो आपको दिखेगा आपको कितना आसानी से और कितना कम समय में इसके आंसर को आप ला पाइएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा पूरा वैल्यू ए प्लस बी अपॉन टू के बराबर कब होगा, इनका किस वैल्यू पे, एन के किस वैल्यू पे हमारा ये पूरा वैल्यू ए प्लस बी अपॉन टू के बराबर होगा, ठीक है, एन के किस वैल्यू पे। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन वाइज चेक करके देखें, ऑप्शन वाइज हम चेक करके देखें तो चलिए आपको चेक करना है, अगर हम एन का वैल्यू -1 डाल दे तो ये हमारा -1 हो जाएगा और ये +1, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ऊपर ये 0 और ये 0, तो 0 क्या हो जाएगा, a टू द पावर 0 b टू द पावर 0, तो एनीथिंग टू पावर 0 1 हो जाएगा। तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, a टू द पावर -1, और ये हो जाएगा आपका नीचे में b टू द पावर -1। तो ये हमारा क्या ए प्लस बी अपॉन टू के बराबर हुआ, क्या नहीं हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा हमारा। ऑप्शन 2 को चेक कर लेते हैं, अगर एन के जगह पे 0 पुट कर दे तो एन के जगह पे 0 पुट करेंगे तो ए टू द पावर 1 प्लस, और एन के जगह पे हम 0 पुट कर रहे हैं बी टू द पावर 1 अपॉन ए टू द पावर 0 प्लस बी टू द पावर 0। तो ए टू द पावर 1 को ए लिख सकते हैं, बी टू द पावर 1 को बी, और एनीथिंग पे पावर 0 1 होता है, तो ये क्या हो गया 1 + 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी अपॉन टू। तो आप देख सकते हैं कि एन का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन टू, यानी इसके बराबर हो जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसको बनाना होता है। देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको नहीं समझ पाइएगा तो क्या होगा, आप कन्वेंशनल मेथड को फॉलो कीजिएगा तो वहाँ पे समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इफ़ द एंगल ए बी सी, क्या जा रहा है कि ए बी सी क्या है, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है, जहाँ की सी सबसे बड़ा एंगल है, बी है उसके बाद बड़ा एंगल, और सबसे छोटा एंगल ए है। क्या कहा जा रहा है, ये एपी में है, यानी एंगल ए बी सी क्या है, एपी में है। तो आपको दिया जा रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, क्या है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ए बी सी अगर ए पी में है तो कहने का मतलब है कि ए बी सी अगर हमारे ए पी में होंगे तो 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सी के बराबर हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, ठीक है। और आपको पता है एक और रिलेशन कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसका होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से ए प्लस सी किसके बराबर हो गया, 2 टाइम्स ऑफ बी के, तो ये 3b के बराबर हो गया, और ये कितना 180 डिग्री। तो बी का वैल्यू कितना निकल गया, 60 डिग्री। बी का वैल्यू क्या निकल गया, हमें 60 डिग्री निकल गया। तो जब बी का वैल्यू हमारा 60 डिग्री निकल गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी कहने का मतलब है कि ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल में अगर ये ए है, अगर ये बी है, अगर ये सी है, तो इसका एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। इसका एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, कहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री से आपको एपी के साथ, ट्रिग्नोमेट्री और एपी दोनों साइड कंबाइन करके क्वेश्चंस को दिया है, तो इसको समझिएगा, ये क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपने कहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि अगर हमारा, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर कोई ट्रायंगल हमारा क्या है, एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है, और एंगल ए के जस्ट अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी के जस्ट अपोजिट स्मॉल बी, सी के जस्ट अपोजिट स्मॉल सी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इस बी को निकालें, यानी इस थीटा को निकालें, तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अगल का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर। तो क्या हो गया आपका सामने स्क्वायर, बी के जस्ट सामने क्या है आपका, बी के सामने जैसे क्या है ए है, और ये क्या है सी का स्क्वायर, और बी के जस्ट सामने क्या है बी स्क्वायर, ठीक है, क्या है बी का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या कहा हमने कहा कि अगल का स्क्वायर बगल का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अगल बगल यानी ए इंटू सी। ये क्या होता है आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर आपको एंगल दिया गया हो, थीटा का वैल्यू अगर आपको पता हो और आपको साइड्स पता हो, तो आप कैसे किसी थीटा के वैल्यू को फाइंड कीजिएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है। या फिर आपको अगर इस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए और ये साइड्स का वैल्यू आपको दिया जाए, तो आप कैसे थीटा का वैल्यू निकालिएगा, आपको यहाँ पे हमने बताया। ये फॉर्मूला आता है कहाँ से, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ये फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बी का वैल्यू हमें 60 डिग्री मिल चुका है, बी का वैल्यू हमें 60 डिग्री मिल चुका है। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे, तो बी का वैल्यू हमें 60 डिग्री मिल चुका है, तो क्या हो गया आपका cos 60 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका हो गया
अगल का स्क्वायर यानी ये आपका हो गया, इसका साइड के सामने ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, यानी ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए सी। और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है आपका, कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है रूट 2 कहना है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 ये आपका हो गया 1/2, यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, 2 से 2 कट गया, ये क्या हो गया आपका ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप इसको अच्छे से लिख पाइएगा तो क्या होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी, क्या हो जाएगा माइनस ए सी। तो आंसर क्या हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स हुज साइड्स आर इन एपी। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर जिनके साइड्स क्या है, जिनके साइड्स क्या है एपी में है, जिनके साइड्स एपी में है, तो कहा जा रहा है कि इज 21। ठीक है, और उनका पेरीमीटर कितना है 21 दिया जा रहा है। फिर से पढ़िए, पेरीमीटर्स ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर इन एपी एक इज 21, यानी किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर का वैल्यू 21 दिया जा रहा है और जिनके साइड्स क्या है एपी में है। ठीक है, 21 सेंटीमीटर है। चलिए, तो उनके साइड्स क्या है एपी में, एंड द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड एंड द लॉन्गेस्ट साइड एक्सीड द लेंथ ऑफ द अदर साइड बाई 6 सेंटीमीटर, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज। कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्ट है, क्या नहीं, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड एंड लॉन्गेस्ट साइड सबसे बड़ा वाला साइड और सबसे छोटा वाला साइड का प्रोडक्ट जो है वो क्या है अदर साइड से क्या है आपका ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, क्या है एक्सीड्स द लेंथ ऑफ अदर साइड बाय 6, यानी अदर साइड से वो क्या है 6 ज़्यादा है। तो आपको लॉन्गेस्ट साइड का वैल्यू बताना है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको कहा जाए कि ट्रायंगल के साइड्स क्या हो आपके एपी में दिए गए हैं, तो आपको साइड्स ऑफ ट्रायंगल किस प्रकार से मानना है, तो आपको मानना है और जैसे बताया जा रहा है उसी प्रकार से मानिएगा, ताकि क्या हो आपको आंसर्स क्या हो वहाँ पे कम समय में बने। ठीक है, अगर आप ABC कुछ भी मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लंबा चला जाएगा, वेरिएबल बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल के साइड्स को अगर हम मानते हैं ए माइनस डी ए प्लस डी, अगर हम मानते हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल को, तो हमारे क्वेश्चंस के अनुसार इन तीनों का सम यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 21। तो पेरीमीटर कहने का मतलब सबके साइड्स का सम, तो ये ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू कितना है 21 के बराबर है। तो यहाँ से डी से डी कट जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 21, तो ए इज इक्वल टू कितना होगा 3 7 21, यानी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमें ए का वैल्यू 7 मिल गया एक पहले वाले इक्वेशन से, दूसरे वाले जो हमारे वैल्यू कहा जाए, दूसरा वाला जो हमारे नेक्स्ट टर्म हमारे जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है नेक्स्ट हमारा, वो नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड एंड द लॉन्गेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड कौन सा होगा ए माइनस डी, लॉन्गेस्ट साइड ए प्लस डी, तो इनका प्रोडक्ट, तो ए माइनस डी का प्रोडक्ट इंटू ए प्लस डी का प्रोडक्ट, ये क्या है आपके 6 ज़्यादा है किसके साइड्स ऑफ अदर साइड्स का, अदर साइड्स हमारा ए है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ए प्लस 6 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे ए प्लस 6 कर देंगे। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 6, ए का वैल्यू मिल चुका है 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस डी स्क्वायर, ये 7 प्लस 6 कितना होता है, ये 13 होता है। ठीक है, ये 13 होता है, तो यहाँ से डी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 49 माइनस 13, तो 49 माइनस 13 कितना होता है 49 माइनस 13 होता है आपका ये 36, क्या होगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ से डी का वैल्यू क्या निकल गया प्लस माइनस, क्या निकल गया प्लस माइनस 6। ठीक है, प्लस माइनस 6 निकल गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को लेंगे, डी का वैल्यू अगर 6 ले लेते हैं तो यहाँ पे साइड्स कैसा हो जाएगा हमारा, साइड्स कैसा हो जाएगा ए माइनस डी, यानी 7 माइनस डी, यानी 7 माइनस डी कितना होता है आपका 7 माइनस डी, यानी 7 माइनस 6 कितना होता है 1 होता है। पहला साइड्स तो हमें 1 सेंटीमीटर मिल चुका है। दूसरा साइड्स क्या होगा हमारा, दूसरा साइड्स हमारा होगा ए, यानी ए मतलब सिंपली 7 सेंटीमीटर। तीसरा साइड्स क्या होगा ए प्लस डी, यानी 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो हमारा लॉन्गेस्ट साइड कितना है 13 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या होगा 13। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्या होता है तरीका होता है, आप जब भी 3 साइड्स के बारे में दिया जाए, 3 साइड्स कहा जाए आपको एपी में है, ठीक है, या फिर 3 कंसेक्यूटिव नंबर अगर एपी में है, तो आप जब भी ऐसा दिया जाए कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर एपी, तो आप हमेशा इसी प्रकार से इसको लेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी 25, 22, 19 इज 116, देन दी लास्ट टर्म इज। कह रहा है कि सम ऑफ सर्टेन टर्म्स ऑफ एपी, इस एपी के सर्टेन टर्म्स का सम कितना है 116 दिया जा रहा है। तो आपको बताना है कि लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगा। ठीक है, तो सम ऑफ सर्टेन टर्म यानी कुछ टर्म्स का सम आपको 116 दिया जा रहा है, तो हम मान लेते हैं कि एन टर्म्स का सम, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू 116। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालते हैं, n बाई 2 इंटू 2 इंटू ए। फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का, इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 25 है। ठीक है, तो 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 22 में से 25 गया, तो ये हमें डी का वैल्यू तो -1 मिल रहा है और कितना मिलेगा -3।
इज इक्वल टू 116। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 से हमको क्या करें, 2 से अगर हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 3 2, क्या हो जाएगा 2 3 2, 2 3 2 इज इक्वल टू, इसे आप सॉल्व करेंगे इन टाइम्स ऑफ 25 दूना 50 माइनस 3n प्लस 3, 2 3 2 इज इक्वल टू 50n। सॉरी, चलिए पहले क्या करते हैं, इसको अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो 50 प्लस 3 53, क्या हो जाएगा 53 माइनस 3n। तो यहाँ से 232 इज इक्वल टू क्या हो गया 53n माइनस 3n स्क्वायर, 53n माइनस 3n स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। तो 3n स्क्वायर क्या हो गया 3n स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0, प्लस 232 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा क्या है, एक क्वालिटी इक्वेशन बन चुका है। यहाँ से हमारा एक क्वालिटी इक्वेशन बन चुका है। तो आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना होगा। क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो जब आप इसको फैक्टराइज कीजिएगा, क्या होगा, जब आप इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा n-8 और साथ ही में क्या मिलेगा आपको मिलेगा 3n-29 इज इक्वल टू 0। क्या होगा 3n-29 इज इक्वल टू 0, आपको यह मिलेगा। तो यहाँ से n का वैल्यू एक तो 8 मिल गया और दूसरा क्या मिल गया, n का वैल्यू 29/3। क्या होगा 29/3। तो ये तो 29/3 नहीं हो सकता n, क्योंकि n एक इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। तो n का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 8 मिल चुका है। n का वैल्यू में क्या मिल चुका है, 8 मिल चुका है। ठीक है, तो आपको लास्ट टर्म यानी यही t8वां टर्म आपको निकाल देना है। तो लास्ट टर्म चलिए निकाल लेते हैं। चलिए क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लास्ट टर्म यानी t8वां टर्म। तो t8वां टर्म कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म यानी a का वैल्यू कितना है 25 है, फर्स्ट टर्म a प्लस n-1 यानी 8-1 यानी 7 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3 है। क्या है, -3 है। तो 25 माइनस 17 का 21, तो 25 माइनस 21 कितना होगा आपका 4 होगा। तो t8वां का वैल्यू कितना हो गया, यानी लास्ट टर्म का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये भी आपको एपी में कभी कभी क्वेश्चन दिए जाते हैं जब हमारा टर्म्स क्या हो, घटता हुआ हो। क्या हो, टर्म्स घटता हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अब देखिए आपको हम यहाँ पे लल्लू वाला क्वेश्चन तो करवाएंगे नहीं कि आपको एपी का सम बता दीजिए, एपी का लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बता दीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाता। जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा थोड़ा सा अच्छे लोगों का क्वेश्चन दिया जाएगा, और ये तभी बना पाइएगा जब कंसेप्ट आपका अच्छा हो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है दी नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स टू दी टू सीक्वेंस इतना एंड इतना, दोनों सीक्वेंस में से कितने नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स होंगे। ठीक है, इस दोनों सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने कॉमन होंगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम यहाँ पे आपको लिए नहीं बनाएंगे अभी हम। ठीक है, इसका आपको सॉल्यूशंस खुद से बताना है, और इसका सॉल्यूशन जो भी होगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये क्या हो गया, बीबीआई क्वेश्चन हो गया आपके लिए, और इसका जो भी सॉल्यूशंस है उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताना है कि इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने कॉमन होंगे, कितने नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इस दोनों में आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम आपको कॉमन टर्म्स बता देते हैं। ठीक है, कॉमन टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, इसमें कॉमन टर्म्स हो जाएंगे 21, क्या हो जाएंगे, ये आपका HW हो गया। ठीक है, 21 फिर क्या हो गया आपका 41 61। आप देख लीजिएगा करके सारे में इस टर्म्स को थोड़ा आगे बढ़ाइएगा और इनके टर्म को थोड़ा आगे बढ़ाइएगा, और देखिएगा ये क्या होंगे, आपको यही कॉमन टर्म्स मिलेंगे और ये आगे तक जाएगा। और ये यहाँ पे कितना वैल्यू होंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ये आपको बताना है कि ऐसा कितने नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है, तो आपको फाइंड करके बताइए। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन इन बोथ सीक्वेंस, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए ये आपके SW हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स ऑफ AP, देन द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। किसी AP के सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स बराबर है सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स के, तो आपको p प्लस q टर्म्स के सम बताने हैं। ठीक है, यानी आपको इस p प्लस q का वैल्यू बताना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ फर्स्ट p यानी p/2 इंटू 2a प्लस p-1, क्या होगा p-1 इंटू डी इज इक्वल टू q/2 इंटू 2a प्लस q-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया, सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू ए क्या हो गया 2 इंटू ए इंटू पी प्लस p-1 इंटू डी इंटू पी इज इक्वल टू q इंटू 2a प्लस q-1 इंटू q इंटू डी।
ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इधर बुला लेंगे और इसको क्या करेंगे हम इधर बुला लेंगे, ठीक है। या फिर आप क्या कीजिए, दोनों को एक साइड बुला लीजिए, किसी इस दोनों टर्म को इस साइड बुला लीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। चलिए हम बुलाते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम जब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे 2a, तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू हो जाएगा। जब 2a कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा p माइनस क्यू, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में। साथ ही में यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस दोनों के लिए क्या करेंगे, अगर d कॉमन लेंगे, इस दोनों में क्या करेंगे, अगर हम d को अगर कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं, d को कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, इस दोनों में अगर हम d को कॉमन लेंगे तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से हम अगर d कॉमन लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा p माइनस 1 इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस में q इंटू क्यू माइनस 1, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो 2 टाइम्स ऑफ a p माइनस क्यू प्लस d, ठीक है, प्लस इंटू डी, और यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका हो गया पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक है, सही है, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक है। चलिए इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 इंटू ए पी माइनस क्यू प्लस डी, और ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, साथ ही में प्लस का साइन लगेगा, और क्या हो जाएगा, अगर हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से और इसमें से, तो माइनस का साइन लगाते हैं और यहाँ हो जाएगा p माइनस क्यू, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 2 टाइम्स ऑफ ए p माइनस क्यू प्लस डी, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। तो यहाँ से पी माइनस क्यू अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस 1, पी प्लस क्यू माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है, p प्लस क्यू माइनस 1 बच जाएगा। ये छोटा वाला ब्रैकेट होगा और यहाँ पे क्या होगा, बड़ा वाला ब्रैकेट हो जाएगा जो कि इक्वल टू 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो दोनों साइड से हम p माइनस क्यू अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 2a प्लस क्या मिलेगा, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, प्रत्येक का वैल्यू 0 के बराबर होगा। अगर हम इसको वैल्यू के 0 के बराबर कर दे, यानी p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 कर दे, नेक्स्ट पेज में लेकर अगर हम समझाएं थोड़ी देर के लिए, आपको बात को समझिएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, अगर हम यहाँ पे p माइनस क्यू का वैल्यू को 0 के बराबर कर दे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू क्यू मिल जाएगा, जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही लिख दिया गया है कि जो हमारा p है और q है जो क्या है वो डिफरेंट टर्म है। जब डिफरेंट टर्म है तो कभी बराबर नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब है सिर्फ हमारा यही 0 के बराबर होगा, तो सिर्फ यही 0 के बराबर होगा, यानी कहने का मतलब 2 इंटू ए प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना है सम ऑफ p प्लस क्यू, यानी p प्लस क्यू टर्म्स का सम। तो ये क्या होता है, p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू ए प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी। और जैसा कि पता है आपको, इसका वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है, सॉरी ये अपॉन 2 नहीं होगा, गलती लिख दिया हमने। ये क्या है, जैसा कि आपको पता है कि इसका वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, यानी सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो एग्जामिनेशन में जब भी दिया जाएगा, याद रखिए कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा वहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा जा रहा है कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n माइनस 1, ये क्या है, आपके एम है किसके, ए और बी के बीच के, ए और बीच के एम है। आपको बता दें कि ए और बी के बीच का एम का वैल्यू होता है ए प्लस बी अपॉन 2, तो आपको बताना है कि यहाँ पे एन का वैल्यू क्या होगा। तो आप बताइए कि ये वैल्यू हमारा इसके बराबर कब होगा, एन के किस वैल्यू के लिए ये हमारा वैल्यू बराबर होगा, ठीक है। आपको यह सोचना है, आप सोचिए कैसे होगा, इनके किस वैल्यू के लिए हमारा बराबर होगा। आपको क्या करना है, शुरू से ऑप्शन को पुट करके देखना है, हमने बताया आपको। तो एन का वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दे, एन का वैल्यू अगर 1 पुट कर दे, यानी ऑप्शन नंबर ए को ले ले, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए प्लस बी हो जाएगा। ऊपर तो सही हो गया हमारा, नीचे देखते हैं 1 माइनस 1 0, यानी ए टू द पावर 0 प्लस बी टू द पावर 0, ये क्या होगा, ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये ए प्लस बी क्या हो गया अपॉन 1 प्लस 1, तो ए प्लस बी अपॉन 2 हो गया, जो कि किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वैल्यू हमारा क्या होगा, एन का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके सीक्वेंसन सीरीज से रिलेटेड। तो सारे क्वेश्चंस को बनाइएगा, सभी क्वेश्चंस कंसेप्चुअल है, यहाँ से आपको कंसेप्ट को सिखाया गया है, तो सारे कंसेप्ट को सीखिए और जो भी बुक्स आपके पास, जैसा बुक्स आपके पास उसको फॉलो कीजिए, उसको बनाइए, सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, ताकि हम आपके लिए इसी तरह रेगुलर बेहतरीन कंटेंट ला सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।